जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में एफबीआर की प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इन पांच टॉपिक्स के ऊपर हमारी डिस्कशन होगी। सबसे पहले प्रॉपर्टी वैल्यूएशन की एक ब्रीफ हिस्ट्री और डिस्कशन इसके ऊपर हम करेंगे, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन क्या होती है। इसके बाद आप अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू किस तरह चेक कर सकते हैं। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के जो रेट्स इंक्रीज किए गए हैं, इसमें इसका आपकी प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन पे क्या इम्पैक्ट है, टैक्स के क्या क्या इम्पैक्ट इस वजह से हो सकते हैं, एफबीआर का आगे क्या प्लान है आफ्टर इंक्रीजिंग द प्रॉपर्टी रेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के। सबसे पहले डिस्कशन ऑन प्रॉपर्टी वैल्यूएशन। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन बेसिकली एफबीआर ने 2018 में सबसे पहले स्टार्ट की थी। 2018 में फर्स्ट वैल्यूएशन परफॉर्म की गई थी। उसके बाद से 2019, 2021, 22 तक एवरी ईयर परफॉर्म की गई है, लेकिन 2023 में वैल्यूएशन रेट्स चेंज नहीं किए गए। अब 2024 में आके इन रेट्स को इंक्रीज किया गया है बाय ऑलमोस्ट 80%। 80% तक आपके रेट्स हैं प्रॉपर्टी के एफबीआर ने इंक्रीज कर दिए इन रिस्पेक्टिव सिटीज। और इसमें इनिशियली जो लिस्ट अवेलेबल थी वो 44 सिटीज की थी, जिसके अंदर अब 12 मोर सिटीज हैं वो ऐड कर दी गई। इसमें टोटल 56 सिटीज हैं जिनके रेट्स अब एफबीआर ने रिवाइज किए हैं। अगर आप ये देखना चाहें तो एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर ये एसआरओ अवेलेबल हैं, जितने भी रेट्स रिवाइज किए गए हैं, और उसमें एसआरओ नंबर आ रहा है, आगे सिटी का नेम लिखा हुआ है। आप इसको क्लिक करेंगे किसी भी एसआरओ को, तो ये आपकी आगे उस शहर की डिटेल लोड हो जाएगी। अब यहाँ पे सबसे लास्ट में ये लाइन लिखी हुई है, फर्स्ट डे ऑफ नवंबर 2024 से ये एप्लीकेबल होगा। अब अगर आप अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू चेक करना चाह रहे हैं एज पर एफबीआर, तो उसके लिए एफबीआर की वेबसाइट पे आप जाएंगे। सबसे पहले गूगल पे आप लिखेंगे प्रॉपर्टी वैल्यूएशन। आगे जो फर्स्ट एक सर्च आइटम आएगी, वैल्यूएशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज। इसमें डिफरेंट सिटीज के नाम लिखे हुए हैं। जिस भी शहर का आप रेट चेक करना चाह रहे हैं, जिस शहर में आपकी प्रॉपर्टी है, आप उसको सिलेक्ट करें। जैसे मैं इस पे गुजरात पे क्लिक करता हूँ, आगे एक पीडीएफ फाइल का लिंक आ जाएगा, जो मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे देखें, ये 29 अक्टूबर 2024 को ये एसआरओ इशू किया गया, कल की डेट में। और यहाँ पे ये रेट्स अवेलेबल हैं, जो नए रेट्स अप्लाई किए गए हैं। अब जिसके लास्ट में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि 1 नवंबर से ये रेट एप्लीकेबल होंगे। लेकिन आप आज बैठ के ही अपने रेट्स को चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी के क्या रेट्स हैं। सबसे पहले रेजिडेंशियल ओपन प्लॉट का आ रहा है, फिर एक बिल्डिंग का आ रहा है, फिर कमर्शियल प्लॉट है। कमर्शियल बिल्डिंग के मुताबिक पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट दिए हुए। जितना भी एरिया आपका है प्रॉपर्टी का, अब उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस अमाउंट से, स्क्वायर फीट के रेट से, तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। इस तरह आप किसी भी वैल्यू के रेट चेक कर सकते हैं। और ये एफबीआर की वैल्यू ही है जिसके ऊपर आप अपना टैक्स पे कर रहे होते हैं एट द टाइम ऑफ प्रॉपर्टी परचेज। 236 के एंड 236 सी दोनों आपके एफबीआर वैल्यू या डीसी वैल्यू दोनों में से जो हायर वैल्यू हो उस पे होता है। यूजली एफबीआर वैल्यू ही हाई होती है, तो आप उसके ऊपर ही टैक्स आपका पे होता है। तो उसकी अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से जाके आप इस लिंक के थ्रू जाके आप किसी भी शहर के रेट्स देख सकते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी के कितने रेट्स हैं। अच्छा, अभी प्रॉपर्टी की जो वैल्यूएशन की गई है, इसका प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन पे क्या इंपैक्ट आएगा, उसके लिए सेक्शन 75A ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डर, इसमें लिखा हुआ परचेज ऑफ एसेट्स थ्रू बैंकिंग चैनल। ये बेसिकली जो सेक्शन है, इसमें एक लिमिट बताएगी कि आप कितनी वैल्यू तक की प्रॉपर्टी कैश पर परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में, नो पर्सन शेल परचेज इमूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग फेयर मार्केट वैल्यू ग्रेटर देन 5 million रुपीज और एनी अदर एसेट हैविंग फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ मोर देन 1 million रुपीज अदरवाइज देन बाय क्रॉस चेक ड्रॉन ऑन अ बैंक और थ्रू क्रॉस ड्राफ्ट। और मतलब यहाँ पे जो बैंकिंग एक चैनल है उसकी बात की गई है कि कोई भी बंदा 5 मिलियन से ज्यादा की पेमेंट अगर प्रॉपर्टी है, या अगर 1 मिलियन से ज्यादा की पेमेंट कोई और अगर एसेट है, तो वो कैश में नहीं कर सकता। उसको क्रॉस चेक बैंकिंग पे ऑर्डर ड्राफ्ट या फिर ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू ही करनी पड़ेगी। अगर आप कैश पेमेंट करते हैं 5 मिलियन से ज्यादा, तो फिर क्या होगा, फिर इसमें ये होगा कि आपने जो कॉस्ट एफबीआर के मुताबिक होती है वो आपको अलाउ नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि जब आप वो प्रॉपर्टी आगे जाके बेचने की बात करते हैं, तो बेचते हुए आप सबको पता है एक गेन कैलकुलेटर है। गेन का फॉर्मूला क्या है, सेल माइनस कॉस्ट। अब फॉर एग्जांपल आपने प्रॉपर्टी जो परचेज की थी, आपने जो कॉस्ट इंकर की थी अराउंड 6 मिलियन की अमाउंट थी, जो कि आपने कैश में पे की। ठीक है, जब आपने सेल करने गए तो फिर आपने वो प्रॉपर्टी बेची 10 मिलियन की। अब आप गेन जब कैलकुलेट करेंगे तो आप 10 - 6 करके गेन जो आपका आएगा दैट विल बी 4 मिलियन। लेकिन यहाँ पे एफबीआर कह रहा है कि अगर आपने जो परचेज करते हुए पेमेंट 5 मिलियन से ज्यादा की अमाउंट की अगर परचेज करते हुए आपने 6 मिलियन आपने कैश में पे कर दिया, तो फिर आपको मैं ये अलाउ नहीं करूंगा, आपकी कॉस्ट में जीरो कर दूंगा। आपको टोटल 10 मिलियन के ऊपर ही अपना गेन टैक्स जमा करवाना पड़ेगा, जो कि अब 30 जून से बाद खरीदी हुई प्रॉपर्टीज के ऊपर 15% का टैक्स गेन है आपका। अब फॉर एग्जाम्पल आपकी 6 मिलियन की प्रॉपर्टी, इसमें से 5 मिलियन आपने चेक दिया और 1 मिलियन का आपने कैश दिया, तो जितनी अमाउंट आपने कैश में पे की होगी वो आपको अलाउ नहीं होगी, क्योंकि प्रॉपर्टी जो 5 मिलियन से ज्यादा की अमाउंट में अगर आप परचेज कर रहे हैं, तो उसकी पेमेंट आपने चेक के थ्रू करनी है। 6 मिलियन आप इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते, आप फिर उसको
5 मिलियन के ऊपर डिक्लेयर करेंगे, 1 मिलियन आप उसकी कॉस्ट में लेस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप कॉस्ट में लेस करेंगे तो 1 मिलियन तो कैश का इम्पैक्ट आ गया, तो वो आपको अलाउ नहीं होगा। 5 आप यहाँ करेंगे तो आपको वो एक्स्ट्रा 1 मिलियन एज अ कॉस्ट अलाउ नहीं होगा, तो आपकी गेन की अमाउंट ज्यादा निकलेगी, तो आपको टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा। सेकंड, इस पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है कि जो हमारे प्रॉपर्टी के जो रेट्स हैं, जो टैक्स के ऊपर बेसिकली अप्लाई होते हैं, प्रॉपर्टी परचेज करते हुए 236 के का एक टैक्स आप पे करते हैं, और दूसरा 236 सी का आप टैक्स पे कर रहे होते हैं। और इसके अलावा एक और जो एफईडी अप्लाई कर दी गई है ऑन परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट बायर्स के ऊपर है कि जो बिल्डर या डेवलपर किसी फर्स्ट बायर को प्रॉपर्टी बेचेगा, तो उसके साथ वो उससे एफईडी भी कलेक्ट करेगा बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रेट, जो कि एफबीआर के मुताबिक कैलकुलेट होगा। अब 236 के का लेट फाइलर के लिए सेपरेट रेट है, फाइलर के लिए सेपरेट रेट है, नॉन फाइलर के लिए सेपरेट रेट है, जो कि नॉन फाइलर का और फाइलर का लेट फर्क है, ऑलमोस्ट डबल अमाउंट का फर्क है। 236 सी का भी सेम है, नॉन फाइलर के लिए स्ट्रेट 10% है, बाकी फाइलर और लेट फाइलर में ऑलमोस्ट डबल रेट्स हैं। एफईडी की बात करें तो एफईडी भी 3, 5 और 7%, 3% फाइलर का, 5% लेट फाइलर का, 7% आपका नॉन फाइलर का रेट है। तो ये सारी अमाउंट किस पे बेस कर रही है? आपकी एफबीआर वैल्यू के ऊपर। अब एफबी वैल्यू जैसे हमने देखी यहाँ पे अब इंक्रीज कर दी गई है, मतलब अगर एफबी वैल्यू इंक्रीज हुई, दैट मीन आपका 236 के का टैक्स इंक्रीज हो गया, ये 236 सी का टैक्स इंक्रीज हो गया। एफईडी की अमाउंट अगर आप फर्स्ट टाइम बाय हैं तो वो भी आपकी इंक्रीज हो गई। अब एक और जो बड़ा एक चेंज वैल्यूएशन जो रेट्स हैं इनकी इंक्रीज करने के बाद क्या देखा जा सकता है कि जो आपकी कैश परचेज है वो अब आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अब ज्यादातर रेट्स यूजली एफबीआर वैल्यू है वो डिक्लेयर होती थी, एफबीआर के रिकॉर्ड में जो आ रही होती है वही आप उसके ऊपर टैक्स पेमेंट करते हैं और उसी को आप अपनी रिटर्न में दिखा देते हैं। लेकिन अब इसके बाद क्या होगा कि अब रेट्स इंक्रीज कर दिए गए। रेट इंक्रीज करने से क्या हुआ कि जो मेजोरिटी प्रॉपर्टीज हैं, जो मेजोरिटी रेट्स हैं, अगर एक आम एक प्रॉपर्टी अगर आप रेट देखें तो वो 5 मिलियन से ज्यादा ही होगा एफबीआर की वैल्यू में। अगर आप उसकी पेमेंट अब कैश पे करेंगे तो फिर आपको वो बेचने के टाइम पे एज अ कॉस्ट वो अलाउ नहीं करेगा, तो आपको फुल अमाउंट के ऊपर सेल प्रोसीड के ऊपर टैक्स पे करना पड़ जाएगा। जबकि पहले क्या होता था कि यूजली एफबीआर की जो प्रॉपर्टी रेट्स हैं वो इतने फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होते थे, तो वो 5 मिलियन से कम वैल्यू के ऊपर ही उसको डिक्लेयर करके आप उसको कैश पेमेंट में दिखा देते थे। लेकिन अब ऐसा करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि अब रेट्स काफी इंक्रीज कर दी गई, तकरीबन 80% से आपके रेट्स बढ़ा दिए गए, तो ऑलमोस्ट हर प्रॉपर्टी के रेट आपके 50 लाख से ऊपर ही निकलेंगे। इसके अलावा एक और जो नया चेंज इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है, जो एफबीआर का नेक्स्ट प्लान है, वो है जी कि आईआरएस है उसमें वेल्थ स्टेटमेंट में जहां पे आप अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल ऐड करते हैं, वहां पे आप अभी फिलहाल दिखाते हैं सिर्फ कॉस्ट। अब एफबीआर क्या प्लान कर रहा है? एफबीआर कह रहा है कि मैं कॉस्ट के साथ आपको ये कॉलम ऐड करूंगा जिसमें आप अपनी फेयर मार्केट वैल्यू भी मुझे बताओ। फेयर मार्केट वैल्यू कौन सी होगी? जो एफबीआर के मुताबिक है। अब रेट्स को इंक्रीज करने का एक जो मकसद है वो ये भी था कि एक जो चेंज लाने की बात की जा रही है, चेंज इंट्रोड्यूस करने से पहले मार्केट रेट्स इंक्रीज कर दिए जाए, ताकि जब भी एक बंदा अपनी मार्केट वैल्यू को डिक्लेयर करे जाके, तो उसको अपडेटेड रेट्स के मुताबिक वो वैल्यू ऐड कर रहा हो। अब इसको मार्केट में दिखाने का मकसद ये है कि कुछ लोग अपनी रिटर्न में वैल्यू अंडर वैल्यू करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज को, ताकि उस पर कम टैक्स की पेमेंट बने, और उसको जो रिसोर्सेज हैं प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, वो उनको ज्यादा वेरीफाई ना करवाने की जरूरत पड़े। अब अगर कोई बंदा कॉस्ट पे दिखाता है प्रॉपर्टी को और उसकी वो फेयर मार्केट वैल्यू से कम है वो वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी दिखाई है रिटर्न में 10 मिलियन पे और उसकी मार्केट वैल्यू निकलती है 12 मिलियन एफबीआर के मुताबिक, एफबीआर ये कह रहा है कि मैं अब आपसे वो प्रॉपर्टी परचेज कर सकता हूँ 10 मिलियन के रेट पे, क्योंकि आपने उस वैल्यू पे उसको डिक्लेयर किया हुआ है। और अभी ये लॉ में ऐसे चेंज आया नहीं है, लेकिन एक बात की जा रही है कि मिनी बजट के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, जिसमें एफबीआई के पास ये राइट्स होंगे कि अब किसी ऐसे बंदे की प्रॉपर्टी वो परचेज कर सकता है, गवर्नमेंट परचेज कर सकती है, जिसने मार्केट वैल्यू के से कम के रेट पे प्रॉपर्टी को डिक्लेयर किया हुआ है, और इस चीज को जो टैक्स पेयर है वो चैलेंज नहीं कर सकेगा। तो ये जो वीडियो थी रिगार्डिंग एफबीआर प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, जिसमें प्रॉपर्टी के रेट्स को इंक्रीज कर दिए गए, उसमें आगे फ्यूचर प्लान क्या है वो भी हमने डिस्कस कर लिया, और टैक्स के रेट्स के भी इम्पैक्ट हमने डिस्कस कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक ऑफ डिस्कशन हो, जो अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।